हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर परिवार में। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बीओ और प्रधानाध्यापक की आपकी क्लास शुरू हो गई है। डेली जो आपकी क्लास चल रही है वो आपकी रात में 9 बजे से चल रही है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका ये सामान्य अध्ययन है। पूरा डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं हर एक सवाल को, और ये 50 प्रश्न डेली हम लोग यहाँ पर डिस्कशन फिलहाल कर रहे हैं। और ये प्रधानाध्यापक और आपका बीईओ परीक्षा, आप सक्षमता परीक्षा दे रहे हो या फिर बीपीएससी दे रहे हो, सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आपको नंबर दिया गया है, ये नंबर है आपका व्हाट्सएप, जहाँ पर आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 7857824310 ये आपको नंबर है और इसमें मात्र अभी 399 चार्ज है। आज का पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं। जल्दी से आप लोग सभी लोग आ जाइए। 9 बजे से आपकी डेली क्लास चल रही है। तो आज का पहला सवाल ज्योग्राफी का है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, भूटान के साथ सीमा साझा करता है। देखिए एक सवाल आपको भारत के जो पड़ोसी देश हैं, स्थलीय या फिर जलीय, उसके बारे में आपको पूछेगा कि कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करता है, या फिर कौन से देश के साथ कितने राज्य का सीमा लगता है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा, सबसे छोटी सीमा। तो आज इसको पूरा हम यहाँ पर डिस्कशन कर देते हैं इस सवाल को, और जितने भी हैं सभी को आपको बता दूंगा। इसका मैं सबसे पहले आंसर बता दूं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करता है। पूरा मैप के साथ मैं बताऊंगा। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका भूटान। भूटान पूछ रहा है तो असम भी होगा, पश्चिम बंगाल भी होगा और अरुणाचल प्रदेश होगा। इसका मानचित्र के साथ थोड़ा सा हम देख लेते हैं। ठीक है, मानचित्र के साथ मैं आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये रहा, देखिए भूटान आपको, है ना, ये भूटान आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये है आपका भूटान। और भूटान के साथ कितने राज्य की सीमा लगती है, ये सवाल था। अब देखिए इसको आप देखिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, है ना, ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। ये वाला आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक असम है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये पश्चिम बंगाल है। तो टोटल कितने राज्य हैं आपका, 3 राज्य यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया भूटान से। उसके अलावा देखिए और भी देश हैं जिससे आपको सीमा साझा होता है। तो आपको पूछेगा म्यांमार, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दूं। देखिए म्यांमार कौन सा है भैया, तो ये है आपका म्यांमार, है ना। म्यांमार से कौन कौन लग रहा है, तो सबसे ऊपर वाला ये अरुणाचल प्रदेश है, उसके नीचे देखिएगा ये नागालैंड है, उसके नीचे देखिएगा ये मणिपुर है, उसके नीचे देखिएगा ये मिजोरम है। ठीक है, आपके घर में भी ये मैप होगा तो उसमें भी आप यहाँ पर देखिएगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि म्यांमार से कितने राज्य की सीमा लग रही है। अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम। तो टोटल 4 राज्य है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर आपको बांग्लादेश दिख रहा होगा, दिख रहा है ना बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कौन कौन राज्य से सीमा बनता है, तो सबसे पहले ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बाद हम यहाँ पर असम है ना, थोड़ा सा यहाँ पर असम लग रहा है। फिर यहाँ पर नीचे मेघालय है। मेघालय के नीचे आइएगा तो फिर आपको ये मिलेगा त्रिपुरा, और त्रिपुरा के नीचे मिलेगा मिजोरम। तो बांग्लादेश के साथ लगने वाला जो है वो है वेस्ट बंगाल 1, असम हो गया 2, मेघालय हो गया 3, त्रिपुरा हो गया 4 और मिजोरम हो गया 5। तो बांग्लादेश के साथ 5, म्यांमार के साथ है टोटल 4, भूटान के साथ आपको देखिए भूटान के साथ यहाँ पर सिक्किम भी है, लेकिन ऑप्शन में सिक्किम नहीं था, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन तीनों हो जाएगा, है ना। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और यहाँ पर थोड़ा सा सिक्किम का भी सीमा यहाँ पर लगता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों नेपाल की, ये है आपकी नेपाल, है ना। नेपाल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो नेपाल से कितने राज्य की सीमा लगती है, तो सबसे पहले ये उत्तराखंड यहाँ पर टच कर रहा है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर इसके बाद यहाँ पर बिहार है, फिर ये नीचे से गया था वेस्ट बंगाल, ये पीला वाला, तो यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल भी टच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर सिक्किम है। तो टोटल नेपाल से भी कितना है, 5 है ना। एक सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें चीन की, बहुत इंपॉर्टेंट है चीन, है ना। ये सवाल मैंने इसलिए डिटेल से थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है
और यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज़। तो चाइना से कितना हो जाएगा दोस्तों, ये तो लद्दाख है ना, ऊपर वाला लद्दाख है, ठीक है। और उसके नीचे है ये देखिए हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे है उत्तराखंड, उसके बाद यहाँ पर सिक्किम है, उसके बाद यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है। तो चीन के साथ कितना हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर लग रहा है। और राज्य कितना है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि 1 + 4 हो गया। एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 यहाँ पर राज्य लग रहा है, किससे, तो चीन से, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात कीजिएगा इधर एकमात्र जो है अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान से मात्र एक लगता है, वो है आपका लद्दाख, है ना। एक केंद्र शासित प्रदेश है अफगानिस्तान के साथ लद्दाख, और इसकी दूरी कितनी है, 106 किलोमीटर, ठीक है। 106 किलोमीटर सबसे कम लंबी अगर दूरी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वो है अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर। उसके बाद यहाँ पर बात आता है पाकिस्तान का, ठीक है। तो पाकिस्तान ये रहा आपका, है ना, यहाँ से लेकर के पूरा पाकिस्तान ही आपको दिख रहा है ना, ये सब पाकिस्तान ही है पूरा नीचे तक। तो पाकिस्तान से कितना लग रहा है, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं, आपको पूरा दिखेगा, है ना। देखिए पाकिस्तान के साथ कौन कौन लग रहा है, तो एक तो हो गया ये लद्दाख, उसके नीचे हो गया जम्मू कश्मीर, उसके नीचे हो गया ये पंजाब, उसके नीचे हो गया राजस्थान, उसके नीचे हो गया गुजरात, यानी कि 3 राज्य लग रहा है और 2 केंद्र शासित प्रदेश लग रहा है, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य लग रहे हैं, तो बहुत सारे लोग 4 मार देंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर को पूरा मान लेते हैं। नहीं, जम्मू कश्मीर अब क्या हो गया, अलग हो गया ना, एक लद्दाख बन गया है, एक जम्मू कश्मीर बन गया है, इसलिए 2 यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, ठीक है। तो मात्र 3 ही राज्य लग रहा है आपको, किससे, तो पाकिस्तान के साथ है, ठीक है। तो ये जितने स्थलीय देश थे मैंने इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया डिटेल से, आप इसको याद रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। दूसरा प्रश्न है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है ना। मैप दिखा देने से ना थोड़ा सा आपको याद हो जाता है। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम छोर से कौन सी नदी निकलती है। अब देखिए अरावली पहाड़ी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि अरावली पहाड़ी है कहाँ। तो चलिए मैं इसका मैप आपको दिखाता हूँ, अरावली पहाड़ी कहाँ है। ये तो था आपका पॉलिटिकल मैप, अब है आपका फिजिकल मैप भी यहाँ पर मैं इसमें लगा दिया हूँ कि फिजिकल मैप को भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए। ये अरावली रेंज आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, है ना, ये रहा अरावली रेंज, है ना, ये है अरावली रेंज, ठीक है। यही आपका अरावली पर्वत है, ठीक है। गुजरात से लेकर के दिल्ली तक ये पूरा फैला हुआ है। तो क्वेश्चन था कि अरावली जो पहाड़ी है इसका पूरब किधर होगा, पूरब इधर होगा, और पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, है ना। और ऊपर में क्या होगा, उत्तर होगा, और नीचे में क्या होगा, दक्षिण होगा। तो कह रहा था कि अरावली के पश्चिम से निकलती है नदी, है ना, इधर से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तो अरावली के पश्चिम से जो नदी निकलती है वो है आपका लूनी नदी और माही नदी। कौन सी नदी हो जाएगा, लूनी नदी, है ना, यहीं से निकलती है लूनी नदी, और एक और है माही नदी, ठीक है, याद रखिएगा लूनी और माही, है ना। तो ये अरावली पर्वत आपको ध्यान रखना है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत है ये अरावली पर्वत, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतों में से इसका नाम गिना जाता है। ये कई बार क्वेश्चन में ही पूछा गया है। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आपका दूसरा हो गया, इसका आंसर हो जाएगा लूनी नदी और माही नदी, दोनों आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है कि सैंडल पीक अवस्थित है, सैंडल पीक कहाँ अवस्थित है ना, ये सारे ज्योग्राफी के प्रश्न हैं। तो सैंडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार में है, और अंडमान निकोबार में कहाँ है ना, अगर आपको पता है अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में ये पड़ता है उत्तरी अंडमान में, ठीक है। अंडमान निकोबार में कहाँ है, तो उत्तरी अंडमान में है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्ट में बता देता हूँ, ये अंडमान निकोबार है ना, अंडमान निकोबार ये द्वीप समूह है, और सबसे ऊपर में इसका है उत्तरी अंडमान, और यहीं पर है आपको सैंडल पीक, है ना, एक पर्वत है, ठीक है। और ये अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 732 मीटर, मीटर, हाँ किलोमीटर नहीं, 732 मीटर होगा इसका ऊंचाई, याद रखना है आपको, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। अब देखिए नदी है कृष्णा नदी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है नदी है, दक्षिण भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है कृष्णा नदी। कौन सी सहायक नदी नहीं है ना। सहायक नदी मतलब क्या होता है कि एक नदी बह रही है ना, एक बड़ी नदी बह रही है गंगा नदी, है ना, और गंगा नदी में
सैकड़ों नदियाँ आकर के क्या होती है, मिलती है। छोटी छोटी नदियाँ आकर के इसमें मिलती है। जब छोटी छोटी नदियाँ मिलती है तो ये छोटी नदियाँ जो आकर के मिल रही है इसी को कहा जाता है सहायक नदी, है ना। सहायता कर रहा है ना बड़ी नदी को, तो इसीलिए इसको सहायक नाम रखा गया है। तो कृष्णा की बहुत सारी सहायक नदी है, एक नहीं है, बहुत सारी है। तो कौन नहीं है वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर पेन गंगा। पेन गंगा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। मैं पहले आंसर बता देता हूँ, इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से निचोड़ता हूँ। तो अरावली की सहायक आप लिख सकते हैं कि कौन कौन सी नदी है। अमरावती तो अरावली अरावली कह रहे हैं, कृष्णा है ना, कृष्णा की सहायक नदी है अमरावती, है ना। उसके अलावे कौन सी है, मूसी है। उसके अलावे है पंचगंगा। उसके अलावे क्या है भाई साहब, तो वो है घाट प्रभा, नोट कर लीजिएगा, घाट प्रभा है। उसके अलावे माला प्रभा, है ना, माला प्रभा है, ठीक है, घाट प्रभा, माला प्रभा। उसके अलावे भीमा नदी, है ना, भीमा, ये भी इसकी सहायक नदी है, भीमा। आप नाम सुने होंगे तुंगभद्रा, है कि नहीं, तुंगभद्रा नदी, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है। आप नाम सुने होंगे कोयना नदी, ठीक है, ये भी कृष्णा की सहायक है। आप नाम सुने होंगे दूध गंगा, है ना, दूध गंगा नदी, ये भी कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। तो बहुत सारी नदियां हैं, पेन गंगा इसकी सहायक नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है। तो कृष्णा नदी जो निकलती है मेरे भाई वो महाराष्ट्र से निकलती है। ये राज्य है आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में ही है आपको महाबलेश्वर। क्या है, महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर से ही निकलती है कौन सी नदी, कृष्णा नदी। और ये जाकर के कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है ना। और एक क्वेश्चन और पूछेगा कि कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है ना। तो कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है आपका तुंगभद्रा, है ना। तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। एक क्वेश्चन पूछेगा कि कृष्णा की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो कृष्णा की लंबाई, कृष्णा जो नदी है इसकी लंबाई कितनी है, तो कृष्णा की लंबाई है 861 किलोमीटर, है ना, 861 किलोमीटर है इसकी लंबाई, भी आपको याद रखना है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। असिंचित, है ना, असिंचित का मतलब क्या हो गया, वहाँ पर सिंचाई कम होती है, सिंचाई का व्यवस्था नहीं रहेगा। तो ऑप्शन देख लीजिए, गंगा का मैदान में तो बहुत ही सिंचाई होता है, कोरोमंडल क्षेत्र, दक्कन का पठार, और इनमें से कोई नहीं। देखिए कोरोमंडल क्षेत्र किसको कहते हैं, कोरोमंडल क्षेत्र यानी कि जो तमिलनाडु का तट है, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, कोरोमंडल। तो यहाँ भी सिंचित खेती बहुत होती है। असिंचित पूछ रहा है तो वो हो जाएगा दक्कन का पठार। दक्कन का नाम ही है पठार, पूरा पठारी इलाका है, तो यहाँ पर असिंचित खेती होती है ना, मतलब वहाँ पर सिंचाई नहीं की जाती है, अधिकतर खेती इसी प्रकार से होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि उन मैदानों में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच में चलती है उसको क्या कहते हैं। आज देखिए वो हवाएं चल रही थी, है ना, गजब की हवाएं, बहुत तेज़ हवाएं, धूल भरी हवाएं, है ना, बहुत धूल भरी हवाएं हैं, वो शुष्क हवाएं हैं, गर्म हवाएं हैं, सूखी हवाएं हैं। और वो पंजाब से लेकर के, है ना, पूरा उत्तर बिहार, मतलब उत्तर भारत, उत्तर बिहार नहीं, पूरा उत्तर भारत, यूपी है, बिहार है, पंजाब है, दिल्ली है, बिहार है ना, पटना तक चलती है। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लू, है ना, उसको क्या कहते हैं, लू कहते हैं, याद रखिएगा। नहीं कहते हैं हम लोग कि लू लग गया है, अब गर्मी में खाली पेट निकल जाइएगा तो लू लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको पानी भर के चलना है, पी के चलना है। ये नार्वेस्टर क्या है मेरे भाई, नार्वेस्टर किसको कहते हैं, तो नार्वेस्टर को ही कहा जाता है आपको काल वैशाखी। किसको कहते हैं, काल वैशाखी इसको कहते हैं। और ये काल है ना, वैशाख के महीने का क्या है, ये काल है, और इसी को अंग्रेजी में नार्वेस्टर कहते हैं। क्योंकि काल वैशाखी क्यों कहा गया है, तो अभी देखिए बैसाख है, अभी कौन सा महीना है, चैत है ना, चैत के बाद आएगा बैसाख,
तो बैसाख आएगा तो बैसाख में बंगाल की खाड़ी में, है ना, बंगाल की खाड़ी ये जो है यहाँ पर उच्च दाब रहेगा और यहाँ पर निम्न दाब रहेगा और ये चक्रवातीय हवाएं चलती है और ये ज़बरदस्त रूप से हवाएं चलती है और चक्रवात के तौर पर रूप में ये पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, बहुत ज़्यादा तबाह मचाती है ना। शाम के समय अक्सर आप देखते होंगे कि आंधी तूफान आया और 1 घंटा 2 घंटा बाद ये शांत हो गया। तो ये काल वैशाखी है, वैशाख के महीने का इसको काल कहा जाता है ना। बहुत उत्पात मचाती है ये हवाएं, ठीक है। एक है देखिए मैंगो सावर, नाम ही है मैंगो, मैंगो मने आम और सावर मने वर्षा होना, इसको आम्र वर्षा भी कहते हैं, है ना, इसको आम्र वर्षा भी कहा जाता है मैंगो शावर को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैंगो सावर जो होती है दोस्तों ये मॉनसून से पहले होती है। जब मैंगो सावर कर्नाटक और केरल में खास करके ये हवाएं चलती है मैंगो सावर, है ना, तो वहाँ पर जो आम होते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आम पकने लगते हैं, ठीक है। तो ये मॉनसून से पहले होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों में समान नहीं होता है। तो विकासशील और विकसित देशों में समान क्या नहीं होता है भाई। ऑप्शन देखिए है उत्पादकता के निम्न स्तर, तकनीकी उन्नति, निम्न प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, पूंजी की कमी। देखिए इसमें ना सब चीज़ को हम लेकर के आए, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, साइंस भी है ना, सब चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। तो और इसी अनुसार से हर एक एग्ज़ाम में आपको पूछा जाता है, सब चीज़ को उसमें पूछता है ना। ऐसा नहीं कि खाली ज्योग्राफी पूछ लेगा, खाली हिस्ट्री पूछेगा, खाली साइंस से पूछेगा, सब चीज़ पूछेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर तकनीकी उन्नति जो है ये विकसित और विकासशील देशों में समान नहीं होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है। जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जीएसटी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जीएसटी जो है ये किस प्रकार का टैक्स है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स आता है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर इसको कहा जाता है हिंदी में। और जीएसटी भारत में लागू कब हुआ, तो जीएसटी लागू हुआ आपका 1 जुलाई 2017 से, है ना, 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करिए जल्दी से। जीएसटी का फुल फॉर्म जीएसटी, जी का मतलब हो गया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है और हिंदी में इसको कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9 नंबर कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण या औद्योगिकरण। तो इसको कहा जाता है निजीकरण। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 10 नंबर कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है ना, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। तो प्रतिलोम संबंध, आंशिक संबंध, प्रत्यक्ष संबंध, इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है, आप इसमें जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर है और इसमें मात्र अभी 399 चार्ज है, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप इसमें जुड़ जाइए, धीरे धीरे करके ये टेस्ट आपको निकलते चला जाएगा। आज है तीसरा टेस्ट, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ पर मैप भी दे दिया हूँ और मैप के माध्यम से भी आप लोग को बीच बीच में बताते रहता हूँ, आप इसको देखते रहिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका 11 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। बताइए वो कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा घटक जो है वो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। जलवायु परिवर्तन, वर्तमान में देखिए जलवायु में क्या हो रहा है, परिवर्तन आपको देखने को मिलता होगा। पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा बारिश होती थी और बहुत ठंड भी पड़ता था पहले के समय, है ना। आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले अगर आप देखते होंगे तो बहुत ज़्यादा बारिश होती थी, बहुत ज़्यादा ठंड भी पड़ती थी। अभी तो ठंड पता ही नहीं चलता है और बारिश भी उस अनुसार से नहीं हो पाती है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, प्रदूषण है, ओजोन क्षरण है और ग्रीन हाउस गैस है। ये तो सबको मार देंगे। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी कारण है, बहुत सारे कारण हैं
तो ये सभी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल को किस प्रकार UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो आप नाम सुने होंगे, क्योटो। क्योटो दोस्तों एक शहर है ना, क्योटो एक शहर है, और वो शहर कहाँ की है, तो वो जापान की एक शहर है क्योटो। और वहाँ एक सम्मेलन हुआ था, है ना, वहाँ क्या हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था, ये क्योटो प्रोटोकॉल। और ये सम्मेलन हुआ था कब, तो 1997 में हुआ था। ठीक है, 1997 में ये सम्मेलन हुआ। और सम्मेलन क्यों हुआ था, उस सम्मेलन में इसलिए हुआ था कि उनमें जितने भी देश उसमें शामिल हुए थे, उन सभी देशों ने एक हस्ताक्षर किए थे किस चीज़ पर, तो कि जो देश हैं मतलब जो जहरीली गैस है ना, तो जहरीली गैसों के उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है ना, ताकि प्रदूषण क्या हो, हमारा जो पर्यावरण जो प्रदूषित हो रहा है उसको कम किया जा सके। तो मेन रूप से इसी के लिए वहाँ पर बैठक हुई थी। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर आपका 13 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को सही सुमेलित करें। सिमलीपाल अभ्यारण्य, बहुत बढ़िया है सिमलीपाल, कई बार एग्जाम में आता है, सिंपल पूछा जाता है। सिमलीपाल अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है, तो सिमलीपाल जो है वो मेन रूप से हाथी के लिए है। ठीक है, हाथी और बाघ भी है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पर हाथी है, और ये उड़ीसा राज्य में है, बिल्कुल सही है। गिर जो है ना, गिर राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ग से गिर और ग से गुजरात, याद रखिएगा। गिर कहाँ है, गिर है गुजरात में। और गुजरात का जो गिर किस लिए फेमस है, तो एशियाई शेर के लिए। ठीक है, बहुत फेमस है एशियाई शेर, कई बार एग्जाम में आता रहता है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पहले नाम था हैली नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम भी पूछता है, हैली, है ना, हैली नेशनल पार्क इसको पहले कहते थे, हैली नेशनल पार्क। और तो जिम कॉर्बेट हो जाएगा उत्तराखंड में आपका। ठीक है, उत्तराखंड में है। और सरिस्का जो है ये राजस्थान में है। सरिस्का जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए है ना। और जिम कॉर्बेट है भी, ये भी बाघ के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 3 2। 1 4 3 2 किस में है, 1 4 3 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर है कि सत्य फल किसमें विकसित होता है। देखिए आप लोग क्वेश्चन देखते होंगे सत्य फल और असत्य फल। आज इसको हम बता देते हैं कि सत्य फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है। ठीक है, तो सत्य फल जो है, ट्रू फ्रूट जो है, किस में विकसित होता है, बीजांड में, अंडक में, अंडाशय में या परागन में। इसका आंसर हो जाएगा आपका अंडाशय में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सत्य फल मतलब जिसमें बीज होते हैं। सत्य फल सिंपल याद रखिएगा, जिसमें क्या होते हैं, बीज होते हैं। ठीक है, जिसमें बीज होते हैं उसको कहते हैं सत्य फल, और जिसमें बीज नहीं होते हैं उसको कहते हैं असत्य फल। तो सत्य फल जैसे आम, ठीक है, सत्य फल का मतलब आम हो जाएगा, कीवी हो जाएगा, है ना, आम है, कीवी है, प्लम है, बेर, प्लम माने बेर, नाशपाती है, उसके अलावा तरबूज है, ठीक है, तरबूज है, संतरा है, अंगूर है, ये सब आता है इसमें, किसमें, सत्य फल में, है ना, समझ गए। अगला प्रश्न है आपका कि कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है। कॉड लीवर तेल जो है ये मुख्य रूप से संबंधित है किससे, तो विटामिन डी से संबंधित है कॉड लीवर तेल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछेगा कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है, याद रखिएगा। और विटामिन डी जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है। ठीक है चलिए, और इसके अलावा देखिए विटामिन बी यहाँ पर दिया गया है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमिन, ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के का रासायनिक नाम होता है विटामिन के क्या होता है, फाइलोक्विनोन, है ना, विटामिन के फाइलोक्विनोन होता है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है आपका टोकोफेरॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, मैं रिवीजन करते चलता हूँ, है ना, मैं रिवीजन करते चलता हूँ, आपको भी रिवीजन मन में करते चलना है, लिखते चलना है। 16 नंबर है कि निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। प्रोटीन के कारखाना किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं,
क्लोरोप्लास्ट को या फिर डिक्टियोसोम को या फिर राइजोसोम को। आंसर हो जाएगा सी नंबर, राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन का कारखाना। अगला प्रश्न है 17 नंबर की, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसको क्या कहा जाता है। तो केंद्रक झिल्ली का अभाव जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एक कोशिकीय जीव या फिर बहुकोशिकीय जीव या फिर यूकैरियोटिक या फिर उसको कहा जाता है प्रोकैरियोटिक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का उदाहरण है, बताइए। संशोधित भूमिगत तना का उदाहरण कौन सा है, शकरकंद, गाजर, इनमें से कोई नहीं, आलू। इसका आंसर हो जाएगा आपका आलू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संशोधित भूमिगत तना आलू है। और क्या होगा, आलू के अलावा क्या होगा, प्याज, प्याज के अलावा क्या होगा, अदरक, है ना, अदरक, अदरक के अलावा हल्दी, ये सब है भूमिगत तना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है, बताइएगा। फ्लोएम के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है, फ्लोएम के बारे में पता है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा फ्लोएम क्या होता है। ठीक है, तो फ्लोएम के बारे में कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। फ्लोएम पानी और खनिजों का परिवहन करता है। फ्लोएम फोटोजिनेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। तो फ्लोएम पौधे को सहारा देता है, बी और सी। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर फ्लोएम। फ्लोएम का मतलब होता है ना कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा उत्पादित भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य सभी भागों में पहुंचाने का काम, है ना, फ्लोएम का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर, अच्छा यहाँ पर मैं प्राकृतिक नेचुरल इंडिया का मैप दे दिया हूँ, इसको आप लोग देखिएगा, है ना। इसमें बहुत सारी पर्वतें हैं, बहुत सारी सब नदियाँ हैं, सब चीज़ आपको इसमें दिखेगा, है ना। जैसे कि आपको ऊपर में तो हिमालय पर्वत है ना। हिमालय का 3 भाग आपको पता होगा, महान, मध्य, शिवालिक, है कि नहीं। और जम्मू कश्मीर में बहुत सारे हैं, आप यहाँ पर देखिएगा ना ध्यान से, तो बहुत सारे आपको पर्वत दिखेंगे। ठीक है, इसको देखने का प्रयास कीजिए कीजिए कीजिए, नहीं कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। ये है अरावली पर्वत, ठीक है, ये है अरावली। उसके बाद आपको दिखेगा यहाँ पर मालवा का पठार दिख रहा है ना। उसके बाद देखिए यहीं पर विंध्य का पर्वत होगा, ठीक है, महाराष्ट्र का पर्वत है, इधर पश्चिमी घाट पर्वत है, इधर पूर्वी घाट पर्वत है। चलिए मैं अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन अगर आएगा उससे संबंधित मैं आप लोग को उसको दिखाऊंगा। अगला प्रश्न है कि स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, बताइए। स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो मात्र 1%। कितना, मात्र 1%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 21 नंबर, कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह बनाता है। देखिए हम लोग अभी भी पकाया जाता है, ठीक है, कार्बेट, गांव में कहते थे कि कार्बेट, है ना, उसको कार्बेट कहा जाता था गांव में, लेकिन अभी भी गांव में कार्बेट ही बोलते हैं, उसको कैल्शियम कार्बाइड कहिए, है ना। कैल्शियम कार्बाइड उसका पूरा नाम है। और इससे फल पकाते हैं, जैसे आम पकाइएगा, पपीता पकाइएगा, केला पकाइएगा, ठीक है, इसको रख दीजिएगा, 2 दिन में आपको क्या हो जाएगा, पूरा पीला हो जाएगा, पक जाएगा उसको डाल करके। तो ये क्या बनाता है, तो ये एसिटिलीन बनाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा 21 का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 22 नंबर प्रश्न है कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, एन कोष। अब देखिए बहुत सारे लोगों को एन कोष नहीं पता होगा। तो प्रथम ऊर्जा स्तर जो होता है इसको के कोष कहते हैं, द्वितीय ऊर्जा स्तर जो होता है उसको एल कोष कहते हैं, और तृतीय ऊर्जा स्तर जो होता है उसको एम कोष कहते हैं, और चतुर्थ जो ऊर्जा स्तर होता है उसको एन कोष कहा जाता है। तो एन कोष में अधिकतम के इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें 32 होती है अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न है आपका 23 नंबर की, आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी क्या हैं, गैसें हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है ना। आवर्त सारणी मेंडलीफ कल ही बताए थे, है ना। तो इसमें कौन सा वो क्या है दोस्तों, समूह है ना।
तत्व का वो समूह बताना है जिसमें कह रहा है कि सभी क्या है, सभी के सभी क्या है, गैस है। तो वो हो जाएगा समूह नंबर 18। समूह नंबर 18 में कौन कौन सी गैसें हैं मैंने बता रहा हूँ, हीलियम है ना, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन Kr, क्रिप्टन, जेनॉन Xe और रेडॉन Rn। तो ये याद रखना है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, है ना। अगला प्रश्न है कि प्रेरक वो रासायनिक पदार्थ है जो जल में घुलकर मुक्त होते हैं। तो जल में घुलकर मुक्त होने वाले प्रेरक जो हैं वो है OH- ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर। कह रहा है कि स्थितिज ऊर्जा के प्रबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछ रहा है। स्थितिज ऊर्जा के कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों, विमीय सूत्र क्या होता है ना। स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र मैं आपको बताऊंगा, जल्दी से बताइएगा अगर आपको पता होगा तो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं हो जाएगा आपका स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है, ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है, स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है, या फिर सभी असत्य है। इसका आंसर हो जाएगा सभी, यहाँ पर क्या है, असत्य है, ऑप्शन नंबर डी। स्थितिज ऊर्जा का विमीय सूत्र होता है mL2T-2, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। कौन सी जो तरंग है वो अनुप्रस्थ नहीं है। तो क्या होगा 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे जो है ये अनुप्रस्थ नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र का सृजन हुआ था। क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है ना। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि भारत का प्रथम बंदरगाह कौन सा था, है ना। प्रथम बंदरगाह कौन सा था भारत का, तो भारत का प्रथम बंदरगाह जो है वही प्रथम यहाँ पर है निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका पहला मुक्त व्यापार क्षेत्र इसको कहा जाता है ना। तो पहला जो मुक्त व्यापार क्षेत्र था EPZ जो था वो था कांडला। और कांडला कहाँ है, कांडला है आपका गुजरात में, ठीक है। ये बंदरगाह है ना, ये क्या है, बंदरगाह है, गुजरात है। और ये भारत का पहला है मुक्त व्यापार क्षेत्र, ठीक है, याद रखिएगा। और भी बहुत सारे बंदरगाह हैं, मुंबई में है, नहावा शोवा बंदरगाह है, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। अगला प्रश्न है 28 नंबर। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या है, धन या आय का समान वितरण नहीं। पंचवर्षीय योजना का ये काम थोड़ी था। पंचवर्षीय योजना का काम क्या था ये आपको देखना है। स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, पिछड़ी जातियों का विकास करना, या फिर निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका। मेन इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा कि स्वावलंबन बनाना, है ना। और जो विदेशी सहायता पर जो हम निर्भर हैं उसको धीरे धीरे करके क्या करना है, हमको कम करना है और स्वदेशी बनना है ना। अगला प्रश्न है 29 नंबर कि भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, ये हो जाएगा आपका झांसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, झांसी में है। अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो विदेश यात्रा के लिए संरक्षण प्रदान कौन सा करता है, वो हो जाएगा आपका कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 21 में ये चीज़ें कही गई है। और अनुच्छेद 21 के ए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए कहिए या क कहिए, है ना। 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो दिया गया है वो अनुच्छेद 21 के क में ही लिखा गया है, वो भी आपको याद रखिएगा। अनुच्छेद 18 में क्या है दोस्तों, तो उपाधियों का अंत किया गया था। और अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 में बहुत सारी स्वतंत्रता दी गई है 6 प्रकार की, ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई। सेवा के अधिकार की अवधारणा, तो सेवा के अधिकार की अवधारणा सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो ब्रिटेन में ही शुरू हुई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। 32 नंबर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रपति होते हैं वो अपने शक्तियों का प्रयोग कैसे करते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा करते हैं, या फिर सीधे करते हैं, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं, या मंत्री द्वारा करते हैं, या मंत्रिमंडल द्वारा करते हैं? तो जी हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सीधे कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा कर सकते हैं। 33 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय कौन सा होगा ये बताना है आपको। तो गैर संवैधानिक यानी संविधान में उसका उल्लेख नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल। देखिए वित्त आयोग तो ये संविधान में वर्णन है ना, वित्त आयोग यहाँ पर नहीं होगा। तो दो जिसमें दिया गया है वो गलत है। इसमें भी 2 है, ये भी गलत, इसमें भी 2 है, ये भी गलत, इसमें 2 है, ये भी गलत। तो हमारा एक ही को बच गया, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से भी आप छाट सकते थे, है ना। नहीं तो अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आपका संवैधानिक है ना। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये भी संवैधानिक है, और लोकपाल ये भी आपका संवैधानिक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 34 नंबर। 34 प्रश्न कह रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? जनसंख्या क्या करना है? नियंत्रण करना है। बहुत तेज़ी से जनसंख्या बढ़ रही है, भारत नंबर 1 पर आ गया है कि नहीं? तो उसको क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो कह रहा है वही दोस्तों, इसका जो वर्णन है वो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो किसमें इसका वर्णन किया गया है? इसका वर्णन है समवर्ती सूची में, जिस पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के कानून बनाती है। 35 नंबर है कि राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? राज्य सरकार का पूछ रहा है, तो राज्य सरकार का कौन होगा? कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होते हैं, है ना। कौन होते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल की कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? 5 साल की होती है, लेकिन इनको राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे ये कार्य करते हैं। कभी भी इनको राष्ट्रपति महोदय इनको हटा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 36 नंबर कि निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? वो कौन सी समिति थी? पंचायत के गठन का सिफारिश कौन किया था, है ना। तो आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश किए थे। तो बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा है, न्याय पंचायत जो किया गया था वो अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था, ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो था वो बलवंत राय मेहता के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा का यहाँ पर अंतर है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 37। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है आपको क्या? संवैधानिक प्रावधान, और एक तरफ दिया गया है आपको स्रोत। तो संवैधानिक प्रावधान जैसे कि मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है ना। तो मंत्रिमंडलीय सरकार मैंने आपको कल ही बताया था कि ब्रिटेन से ली गई है, यानी कि संसदीय शासन प्रणाली। केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? तो केंद्र राज्य संबंध आपको कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध कहाँ से ली गई है? तो ये आपको जर्मनी से ली गई है। और मूल अधिकार आपको मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार ये भी अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है आपको पूछा जाता है। इसके अलावा भी है, जैसे कि समवर्ती सूची कल ही बताए थे आपको, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संविधान संशोधन आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है ना। आपको संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संघीय शासन प्रणाली कनाडा से ली गई है कि नहीं? बहुत सारी चीज़ बताए थे। आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 वो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य आपको कहाँ से लिया गया? तो रूस से लिया गया है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो दूसरे देशों से ली गई। आपातकाल जैसे कि आपको जर्मनी से लिया गया है, ठीक है, याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? सल्तनत काल की बात कर रही है, और उस समय जो राजस्व विभाग होता था उसको क्या कहते थे? उसको वजीर कहते थे। क्या कहते थे? उसको वजीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुई थी? 4 बाग, है ना। 4 बाग आप घूमे होंगे, तो 4 बाग जो बनाने की परंपरा शुरू हुई थी ये किया था आपको अकबर महोदय, ठीक है। अकबर
है ना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न है कि मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख है ना, यशोवर्मन से, समुद्रगुप्त से, रुद्रदामन से या स्कंदगुप्त से। 40 का आंसर हो जाएगा यशोवर्मन से संबंधित है आपको मंदसौर अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 नंबर। 41 है कि वेन-सांग के संबंध में कौन सा कथन संबंध है। वेन-सांग जो आया था आपको, चीनी यात्री था, भारत आया था बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए, घूमने के लिए, तो इसके संबंध में कौन सा कथन क्या है, गलत है। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, ये तो बिल्कुल सही है। और इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी में वर्णन है, भैया ये भी सही है। अगला है कि वेन-सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। और डी है उपयुक्त सभी सत्य है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों सभी सत्य है, ये सभी चीज़ें सत्य है। वेन-सांग के बारे में कई बार एग्जाम में पूछता है, हर्षवर्धन के समय आया था और किस में वर्णित है, तो सीयूकी में वर्णित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है आपका 42 नंबर। 42 नंबर सवाल कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है। बताइए रोपड़ कहाँ स्थित है ना, रोपड़ कहाँ स्थित है, किस नदी के किनारे है, तो वो हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो राकसताल झील से निकलती है, ये भी आपको याद रखना है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर से, ठीक है। ये सभी नदियाँ जो है, सिंधु है, रावी है, सतलज है, ये सब किसकी सहायक है, तो सिंधु की सहायक है। सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, कौन कौन, तो झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, है ना। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज सिंधु की 5 सहायक नदियां हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था। तो उत्तरकालीन मुगल सम्राट में कह रहा है कि सबसे अधिक समय तक शासन कौन किया था। ऑप्शन है आपको बहादुर शाह, जहांदार शाह, शाह आलम द्वितीय या मोहम्मद शाह। तो शाह आलम द्वितीय सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर। 44 प्रश्न कह रहा है कि प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या है। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी जो 22वें थे, है ना, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, है ना, तो 22वां जो है अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था आपका शंख। और आपको ये क्वेश्चन बताना है कमेंट करके, ठीक है, सभी को कमेंट करना है कि जो 24वें तीर्थंकर थे, भगवान महावीर जो थे, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, है ना, उनका प्रतीक चिन्ह क्या था, कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया था। लंगर व्यवस्था ना, लंगर आपको सिख धर्म में हमेशा लंगर चलते रहता है, आप भी खाए होंगे, है ना, बहुत अच्छा बनता है खाना, हम भी कई बार खाए हैं, ठीक है। तो इसको मतलब स्थायी किसने बना दिया था, है ना, तो किसने बनाया था, तो वो बनाने वाले जो आपके गुरु थे उनका नाम था गुरु अंगद, ठीक है, गुरु अंगद जी के द्वारा ही इनको अस्थायी कर दिया गया था। और अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कहाँ लाया था, तो कलकत्ता लाया था। वो कौन सा गवर्नर जनरल था, तो 46 का आंसर हो जाएगा हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था। तो सबसे पहले स्वराज, देखिए यहाँ पर कंफ्यूज होना नहीं है, एक स्वराज होता है, एक पूर्ण स्वराज होता है ना। पूर्ण स्वराज अगर कहे तो चेंज हो जाएगा, स्वराज की बात करें तो 1906 ईस्वी में हो जाएगा। 1906 ईस्वी में कलकत्ता में ये स्वराज की मांग की गई थी, और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी आपको 1929 ईस्वी में। लाहौर अधिवेशन हुआ था आपको पाकिस्तान में, है ना, अभी वर्तमान पाकिस्तान है, उस समय तो भारत ही था ना। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था आपको, पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे उसकी अध्यक्षता, उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है वो हो जाएगा आपको आर्थिक सहयोग और
इसका मुख्यालय हो जाएगा पेरिस, है ना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय है पेरिस, यानी कि फ्रांस में है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, है ना। स्थापना याद रखिएगा 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और जिनेवा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में, ठीक ना। ये भी आपको पूछता है। न्यूयॉर्क किस लिए है, न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है, तो यूनिसेफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ का मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में, है ना। याद रखिएगा, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। और 49 नंबर प्रश्न है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। 49वीं समानांतर रेखा, है ना। 49वीं समानांतर रेखा ही मतलब कि मान लिया गया है कि ये हमारा क्या है, बाउंड्री है। तो ये है दोस्तों कनाडा और यूएसए। ऑप्शन नंबर हमारा ए यहाँ पर सही हो जाएगा। यूएसए और कनाडा के जो सीमा रेखा है ना, ये बहुत शांति सीमा रेखा माना जाता है। ये 49वीं समानांतर रेखा को ही ये मान लिया है। अगर आपसे पूछे कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम जो है, जो वियतनाम देश है जब वो बट गया तो उत्तर दक्षिण नाम उसका पड़ गया, है ना। तो इसके बीच जो सीमा रेखा है वो सीमा रेखा का क्या नाम है, तो याद रखिएगा 17वीं, है ना। 17वीं समानांतर रेखा जो है वो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, एक है उत्तर में तो उत्तर कोरिया, दक्षिण में है तो दक्षिण कोरिया नाम रखा दिया, है ना। और इसके बीच जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, तो 38वीं समानांतर रेखा, ठीक है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया 38वीं समानांतर रेखा है, याद रखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंटरनेशनल लाइन है, जैसे कि रेड क्लिफ आपको भारत पाकिस्तान है, डुरंड लाइन पाकिस्तान अफगानिस्तान है ना। हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी पोलैंड के बीच में, मैकमोहन रेखा है भारत चीन के बीच में। तो बहुत सारी लाइनें हैं जिसके बारे में एग्ज़ाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। मैंने बहुत सारी लाइनें आप लोग को बता दिया, ठीक है। और ये नंबर आपको इसमें जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, है ना। जितना जल्दी जुड़िएगा उतना अच्छी तरीके होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है। मूल राशि कौन सी नहीं है भाई, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन है ताप है, ज्योति तीव्रता है, द्रव्यमान है, आयतन है। तो मूल राशि कौन नहीं है, तो आयतन जो है ये मूल राशि नहीं है। आयतन के अलावे जैसे कि ताप है, लंबाई है, समय है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है, द्रव्यमान है, ठीक है। ये सभी चीज़ें क्या है, मूल राशि के अंतर्गत आती हैं, लेकिन आयतन इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, है ना। और कैसे इसमें जुड़िएगा, क्या प्रोसेस है, क्या चार्ज है, वो मैं आप लोग को बता ही दिया हूँ। मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपको ये मात्र 399 अभी मात्र इसमें आपको फ़ी है, ठीक है। जैसे ही ये वैकेंसी आएगी तो ये भैया दुगना हो जाएगा आपका चार्ज। बहुत मेहनत इसमें लगेगा, हमको पता है। और ये बहुत आपको एक तपस्या है, इसको तैयारी करवाना बहुत समय लगेगा, इसको तैयारी करवाते करवाते, है ना। जब तक एग्ज़ाम नहीं होगी तो आपको तैयारी इसमें चलते रहेगा। और ये नंबर है फ़ोन पे गूगल पे, जहां आप पे कर सकते हैं 9341550523। और ये व्हाट्सएप नंबर है, जो लोग भी पेमेंट करेंगे तो हमको अपना व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा वो मैसेज पेमेंट वाला, ताकि मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूँ। वहाँ पर लोग जुड़ना शुरू कर दिए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम कल इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए और लगे रहिए। इसका PDF हम ग्रुप में भेज देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।